दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले टॉपिक में मौलिक अधिकार के 3 अधिकार पढ़ लिए थे। आज हम मौलिक अधिकार का चौथा अधिकार, पांचवा, छठा 3 अधिकार बचे हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 से कहता है धर्म को मानने का, अनुसरण करने का, प्रसार करने का अधिकार, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 धर्म को संपोषित करने का अधिकार। 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा व उपासना का अधिकार। ये हमारा चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ये हमें ये कहता है कि हमारा देश है, जो हमारे देश का कोई क्या कहते हैं, धर्म नहीं है, विभिन्नताओं का देश है। हमारे देश में विभिन्न धर्म है, जिनको मानने की, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म का मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, जो उसको अच्छा लगे वो धर्म मान सकता है, अपना सकता है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव या किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर न होते हुए वो अपने धर्म को मान सकता है। ये हमारा चौथा अधिकार है, जो हमें धर्म की मानने की स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि धर्म को मानने का, अनुसरण करने का, प्रचार करने का अधिकार है हमें। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म हो उसको हम मान सकते हैं, उसके अनुसार अनुसरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 25 हमें इस बात की छूट देता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार। जो भी धर्म है हम मानते हैं, उसका अनुसार जो भी धर्म का प्रबंधन होता है उसको मानने के लिए उस स्वतंत्र हैं हम। ये अनुच्छेद 26 कहता है हम उस धर्म का प्रबंध करने के लिए, यदि संस्था है जो चला रहे हैं उसका प्रबंधन करने के लिए हम अनुच्छेद 26 के अनुसार ये हमें अधिकार देता है कि हम उस धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धर्म को संपोषित करने का अधिकार। संपोषित का मतलब होता है मुद्रा से या पैसे से। जो धर्म को, हम किसी भी धर्म को कोई भी चंदा या डोनेशन मिलता है उस पर टैक्स फ्री होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता है। इसमें अनुच्छेद 27 में यही बताया गया है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा व उपासना का अधिकार। धार्मिक शिक्षा, भाई किसी भी धर्म की हम शिक्षा ले सकते हैं,
उपासना कर सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद 28 इस चीज की छूट देता है। उपासना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आदमी अगर उपासना करता है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, और हम किसी को जबरदस्ती उस धर्म की उपासना करवाने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 ये हमें कहता है। ठीक है दोस्तों, अगला पांचवा अधिकार संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। पांचवा अधिकार संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। एक इसमें बात याद रखने की है, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। चौथा अधिकार है जो वो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है, जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकार या उनके हितों की संरक्षण के लिए, उनकी संस्कृति और शिक्षा को बचाने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में, जो हमारा पांचवा अधिकार है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 ये कहता है अल्पसंख्यकों के संरक्षण। 30 क्या कहता है? संस्कृति व शिक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 29 ये कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं, जातियां हैं, उनके संरक्षण की बात है। इसमें खाली धर्म से रिलेटेड नहीं है, बात नहीं है। जो भाषा के आधार पर जो छोटा समूह है, वो भी इसी अनुच्छेद के तहत आता है। भाषा है, धर्म है, कोई किसी की संस्कृति है, ये सब इस अनुच्छेद 29 के तहत आता है, जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अल्पसंख्यक वही होते हैं जो जिनका धर्म के अनुसार जनसंख्या कम हो, भाषा के अनुसार या कोई संस्कृति के अनुसार जो है, वो अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक कहलाते हैं, और उनके हितों के संरक्षण के लिए ही अनुच्छेद 29 दिया गया है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 30 में यह है भाई, किसी भी समुदाय की संस्कृति जो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसका संरक्षण, शिक्षा संस्था खोल सकते हैं उसके लिए, भाई अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने धर्म को बचाने के लिए शिक्षा संस्था खोल सकते हैं। संस्कृति को बचाने के लिए जो हम प्रयास कर सकते हैं, जो भाषा के है, संस्कृति क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो अपनी संस्कृति को, शिक्षा को बचाने के लिए कोई भी संस्था खोल सकते हैं। और उसमें जब ये क्या कहते हैं, संस्कृति और शिक्षा के लिए कोई संस्था खोलते हैं, तो उसमें सरकारी जो डोनेशन दिया जाता है, सहायता दी जाती है, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार ये नहीं देखेगी कि भाई ये किसी अल्पसंख्यक क्या इसका प्रबंधन कर रहा है। अनुच्छेद 30 ये हमें कहता है। इसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट
छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हमारा छठा अधिकार है। इसके तहत हमारे जो 5 और मौलिक अधिकार हैं, उनका अगर शोषण होता है, हनन होता है किसी प्रकार का, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे 5 और अधिकार हैं जो उनका अगर शोषण होता है, तो हम उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 के तहत है। और अधिकार 6 यानी छठा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस छठे अधिकार को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस छठे अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जो छठा अधिकार है उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 रीट जारी कर सकता है। जो हमारे अधिकारों का शोषण होता है उनके लिए 5 रीट जारी करता है। कौन कौन सी रीट जारी करता है वो अब हम देखते हैं। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड परमादेश, थर्ड प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण, पांचवी अधिकार और छाप। ये हमारी 5 रिटें हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण, पांचवी अधिकार प्रछन। ये हमारी 5 रिट हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। हमारे मौलिक अधिकारों का अगर शोषण होता है तो ये 5 रिटें जारी करता है। पहले अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में क्या है भाई, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अगर पहले बात तो गिरफ्तार किया गया और वो गलत गिरफ्तारी हुई है तो न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश दे सकता है, उसको क्या कहते हैं रिहा करने का आदेश दे सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो न्यायालय ये कहता है किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसको नजदीकी न्यायालय में 24 घंटे के अंदर सशरीर उपस्थित किया जाए। ये पहली रीट में न्यायालय कहता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ये कहता है कि भाई जो व्यक्ति गिरफ्तार किया है उसको सशरीर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए। परमादेश, परमादेश क्या है? परमादेश में सार्वजनिक अधिकारी, जो सार्वजनिक अधिकारी है वो कोई अगर किसी प्रकार का वो अपने संवैधानिक अधिकार या कानून का सही प्रकार से पालन नहीं कर रहा है तो उसको न्यायालय यह आदेश देता है कि भाई या तो तू अपना कार्य सही कर, नहीं आपके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी। जो कि सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं करते हैं तो ये रीट, परमादेश वाली जो रीट है, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है।
तीसरी क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है न्यायालय, छोटा न्यायालय जिसका अधिकार नहीं होता है किसी का उसको मुकदमे को सुनने का या किसी मामले को सुनने का, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यह आदेश देता है कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इससे जो ऊपर वाली अदालत है या न्यायालय है उसमें आप इस मामले को भेज दो, वो सुनेंगे। ठीक है, प्रतिषेध में ये है भाई जो छोटी न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र है नहीं उस मामले को सुनने का, तो उस मामले को ऊपर वाली अदालत में, जैसे जो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही ये आदेश दे करता है और तो कोई करता नहीं है। तो प्रतिषेध का मतलब ये है कि जो छोटी न्यायालय है हमारी लोअर कोर्ट होती है, उनको अगर कोई अधिकार नहीं होता है मामले को सुनने का तो वो सेशन को रेफर कर सकते हैं लोअर कोर्ट वाले। भाई लोअर कोर्ट को अधिकार नहीं है तो सेशन कोर्ट सुन सकता है उस मामले को, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है भाई लोअर कोर्ट को इस मामले का अधिकार नहीं है सुनने का, तो सेशन सुनेगा। इसमें प्रतिषेध में ये कहा गया है। उत्प्रेषण का मतलब है उत्प्रेषण और इसका सेम मतलब ही है। इसमें भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई जो लंबित मामले पड़े हैं, जो मुकदमे लंबित पड़े हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र में जो नहीं है वो ऊपर वाले न्यायालय सुनेगा। उत्प्रेषण में ये कहा गया, लगभग सेम सा ही दोनों में बात है। ठीक है, 5 यूनिट अधिकार प्रछाप। इसमें यह कहा गया है कि भाई जो सार्वजनिक जो पद है वो किसी ने असंवैधानिक रूप से उसको ग्रहण कर लिया है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इसने इस पद के लिए ये क्वालिफाई नहीं था या इस पद के लिए ये आदमी इस पद के लिए लायक नहीं था, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस ये अधिकार प्रछन्न जो रिट है वो जारी कर सकता है। ये अधिकारी है ना गलत तरीके से संवैधानिक तरीके से इसने पद ग्रहण किया है, या तो इसको हटाया जाए और योग्य जो व्यक्ति है उसको इस पद पर लगाया जाए। अधिकार प्रछन्न का यही मतलब है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी एक अधिकार प्रछन्न वाली रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत ये सारी बातें हो गई। ठीक है, और एक बात और, अनुच्छेद 352 जब भी लगता है तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेदों के तहत उसमें अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 ही रहते हैं। जो सैनिक शासन लगता है अनुच्छेद क्या कहते हैं 352 के तहत, उसमें हमारे 2 ही अधिकार बचते हैं, अनुच्छेद 20 और 21, जो हमें इनको कभी भी क्या कहते हैं खत्म नहीं किया जाता, बाकी अधिकारों को क्लोज कर दिया जाता है, क्या कहते हैं कम कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 20 और 21 का जो हमारा अधिकार है उनको कम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। भाई जो अधिकार अनुच्छेद 352 जो सैनिक शासन लगता है उसमें ये 2 ही अधिकार हैं जो रहते हैं, बाकी अधिकारों को कम कर दिया जाता है। अनुच्छेद 33 ये कहता है सशस्त्र बल है या हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, खुफिया विभाग, सशस्त्र बल है या खुफिया विभाग है, जो उनमें व्यक्ति जो कार्य करते हैं, जो हमारे व्यक्ति कार्य करते हैं, उनको ये अधिकार जो हमारे 6 अधिकार हैं वो कम कर दिए जाते हैं। ये अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 34 ये कहता है, अनुच्छेद 34 ये कहता है मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन। जब सैनिक शासन लगता है अनुच्छेद 34 में यह कहा गया कि जब मार्शल लॉ या सैनिक शासन लागू होता है तो ये अधिकार हमारे जो हैं ये संसद कम कर देती है। जो हमारे 6 अधिकार हैं रीट हैं ये, और जो 5 अधिकार जो हमने पहले पढ़ लिए वो सभी है ना कम कर दिए जाते हैं सैनिक शासन के तहत। अनुच्छेद 34 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 35 में ये है संसद को यह अधिकार है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको कम या ज्यादा कर सकती है। संसद को यह अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में कानून बनाने का संसद को अनुच्छेद 35 के तहत ये अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकार हो गए 12 से 35 तक आज हमने जो पढ़े हैं
मैं आशा करता हूं सभी स्टूडेंट मेरे भाइयों को अच्छा लगेगा और उनको याद करने में आसानी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।